आज हम पढ़ेंगे क्राउन की शक्तियाँ। तो क्राउन के पास जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, उनमें हम देखते हैं कि क्राउन की कार्यपालिका शक्तियों में सबसे पहला है प्रशासन का निर्देशन, यानी कि क्राउन जो है वो प्रशासन का निर्देशन करता है। इसके अलावा वो राष्ट्रीय कानूनों का क्रियान्वयन करवाता है और उनका पालन भी करवाता है। क्राउन क्या करता है? राष्ट्रीय कानूनों का क्रियान्वयन एवं उनका पालन करवाता है। इसके अलावा वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। हालांकि संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण उसे बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ता है और उसकी सलाह पर ही वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा क्राउन उच्च अधिकारियों एवं जल, थल तथा नभ सेना के समस्त पदाधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। इसके अलावा क्राउन राष्ट्रीय सैनिक सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति है। राष्ट्रीय सैनिक सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति भी है। वो न्यायाधीशों, बिशप, राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति भी करता है। न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही भी कर सकता है तथा उन्हें पदच्युत भी कर सकता है। दैनिक प्रशासन और स्थानीय स्वशासन की देखभाल भी क्राउन करता है, क्योंकि वहां पर केंद्र सरकार के अधीन ही स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त मंत्रीगण व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जो भी कार्य करते हैं वे राजमुकुट के नाम से ही किए जाते हैं। मंत्रीगण व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जो भी कार्य करते हैं वे राजमुकुट के नाम से ही किए जाते हैं। राजमुकुट राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण और संचालन करता है। वह देश की प्रचलित विधि के अनुसार राजस्व एकत्र करता है। देश की प्रचलित विधि के अनुसार वह राजस्व एकत्र करता है और उसमें वृद्धि करता है। राष्ट्रीय बजट भी राजमुकुट की ओर से ही प्रस्तुत किया जाता है। वही बजट की धनराशि को कार्य रूप में भी लाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सम्राट के वैदेशिक संबंधों के संचालन से संबंधित शक्तियाँ। सम्राट के वैदेशिक संबंधों के संचालन से संबंधित शक्तियाँ। समस्त विदेशी मामले या विदेशी कार्य उसी की ओर से या उसी के नाम से होते हैं। समस्त विदेशी मामले यानी फॉरेन अफेयर्स या जो भी विदेशी कार्य होते हैं वो उसी के नाम से किए जाते हैं। स्वदेश के राजदूतों यानी इंग्लैंड के राजदूतों और उच्च कूटनीतिक प्रतिनिधियों, इंग्लैंड के राजदूतों और उच्च कूटनीतिक प्रतिनिधियों को विदेश में भेजने तथा विदेशी राजदूतों एवं कूटनीतिक प्रतिनिधियों का स्वागत करने का कार्य भी इंग्लैंड के क्राउन के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा जो भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उनमें भाग लेने वाले प्रतिनिधि मंडल को सम्राट ही भेजता है और उनको नीति विषयक निर्देश ही भेजता है, यानी ब्रिटेन की क्या नीति है उससे संबंधित निर्देश ही वही देता है। इसके अलावा ब्रिटेन की ओर से युद्ध की घोषणा करना और संधि करना क्राउन के परमाधिकार हैं। ये क्राउन के परमाधिकार हैं, यानी कि इन पर कोई रोक टोक नहीं लगाई जा सकती। उसके द्वारा की गई संधियों पर संसद की स्वीकृति की उस समय तक आवश्यकता नहीं होती जब तक कि उसमें संसदीय स्वीकृति संबंधी शर्त न हो। तब तक उसके द्वारा की गई संधियों पर संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। या फिर उसमें कोई ऐसा मामला ग्रस्त हो जैसे ब्रिटेन के स्वभूभाग का परित्याग किया गया हो, जैसे स्वभूभाग का परित्याग या धन की अदायगी या देश के प्रचलित कानून में परिवर्तन करना, इस तरह का अगर कोई मामला हो तो ऐसी स्थिति में संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होगी, अन्यथा संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। कई बार क्राउन के द्वारा सार्वजनिक और राष्ट्रीय हितों का सहारा लेकर के और गोपनीय वैदेशिक संधियां भी की जाती हैं। आजकल सभी देशों में कार्यपालिका इस तरह के कार्य करती हैं कि वो सार्वजनिक और राष्ट्रीय हितों
का नाम लेकर के और गोपनीय संधियां भी कर लेती हैं। इसके अलावा क्राउन के उपनिवेश और राष्ट्रमंडल संबंधी अधिकार भी हैं। अब ब्रिटेन के उपनिवेश तो अब है नहीं, जो कि पहले ब्रिटेन के बहुत सारे उपनिवेश थे और उसने बहुत सुदूर देशों में भी, जैसे भारत भी उसका उपनिवेश था, तो दूर दूर देशों में जो उसने उपनिवेश बनाए थे वो तो अब नहीं है, वो सब स्वतंत्र हो गए हैं। लेकिन अभी भी राष्ट्रमंडलीय देशों का वो औपचारिक प्रधान है। जैसे न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में ये स्वशासित राष्ट्रमंडल हैं, मतलब स्वशासित देश हैं, लेकिन ये राष्ट्रमंडलीय देश भी हैं और इनमें वो गवर्नर जनरल आदि की नियुक्ति करता है। अब हम देखेंगे क्राउन की व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां, यानी क्राउन के पास कौन कौन सी व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां हैं। तो ब्रिटेन में माना जाता है कि जो विधायनी शक्तियां हैं वो संसद सहित सम्राट यानी किंग इन पार्लियामेंट में निहित रहती हैं। संसद सहित सम्राट में निहित रहती है, यानी सम्राट संसद के अंतर्गत भी आता है और कार्यपालिका के अंतर्गत भी आता है। तो पहली शक्ति हम ये देखते हैं कि जो लॉर्ड सभा की जो संसद की जो रचना होती है तो उसमें 2 सदन होते हैं। तो जो द्वितीय सदन है लॉर्ड सभा के निर्माण के संबंध में ब्रिटेन के सम्राट को शक्ति प्राप्त है, उसको पीयर बनाने का अधिकार है। लॉर्ड सभा में जो पीयर होते हैं उनकी उपाधि सम्राट ही दिया करता है और पीयर ही लॉर्ड सभा के सदस्य हो सकते हैं। इसके अलावा जो प्रथम सदन है लोक सदन, उसके चुनाव की तिथि की घोषणा भी वह करता है। लोक सदन के चुनाव की तिथि की घोषणा सम्राट करता है और इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है। जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। तो एक तरह से उसके निर्माण के संबंध में क्राउन की शक्तियां होंगी। दूसरा है कि जब संसद बनती है तो संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाना और स्थगित करने का काम भी सम्राट के पास ही है। संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाना और उनको स्थगित करना सम्राट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे कि जो लॉर्ड सभा है, लॉर्ड सभा तो एक स्थायी सदन है, यानी कि उसका विघटन नहीं हो सकता, लेकिन जो लोक सदन है उसका विघटन करने का काम भी सम्राट कर सकता है, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर सम्राट लोक सदन का विघटन कर सकता है। तो संसद के निर्माण में, संसद के संचालन में और संसद के विघटन में उसका कार्य होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब संसद का आरंभ होता है तो नई संसद के आरंभ में सम्राट द्वारा राज सिंहासन भाषण स्पीच फ्रॉम द थ्रोन दिया जाता है। नई संसद के आरंभ में सम्राट द्वारा राज सिंहासन भाषण भी दिया जाता है और इस राज सिंहासन भाषण में वो संसद का स्वागत करता है और देश की जो नीति होती है उस पर प्रकाश डालता है। हालांकि ये नीति मंत्री ही तैयार करते हैं, लेकिन फिर भी इस भाषण में देश की नीति पर प्रकाश डालने का काम सम्राट द्वारा किया जाता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो क्राउन है यानी राजमुकुट के मंत्री वो संसद सदस्य भी होते हैं, यानी इसके ही मंत्री माने जाते हैं जो कि संसद सदस्य होते हैं। वे सरकारी विधेयक प्रस्तुत करते हैं और कोई भी विधेयक उस समय तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि इस पर सम्राट के हस्ताक्षर न हो गए हों। कोई भी विधेयक उस समय तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक उस पर सम्राट के हस्ताक्षर न हो गए हों। इसके बाद हम देखेंगे कि संसद संबंधी शक्तियों में एक शक्ति सम्राट के पास सपरिषद आदेश देने की भी है। सपरिषद आदेश का अर्थ ये होता है कि आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है, व्यवस्थापन संबंधी कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो संसद द्वारा कानून की मोटी रूपरेखा पारित कर दी जाती है। संसद कानून की मोटी रूपरेखा पारित कर देती है और सूक्ष्म बातों की पूर्ति राजमुकुट द्वारा की जाती है। तो इस तरह से वो एक तरह से व्यवस्थापन का भी काफ़ी कार्य कर लेता है।
उसके मंत्री, उसके प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थापन संबंधी कार्य कर लेते हैं, क्योंकि केवल मोटी रूपरेखा ही संसद पारित करती है और छोटी छोटी बातें या सूक्ष्म बातों की पूर्ति राजमुकुट द्वारा की जाती है। इन अपरिष्कृत आदेशों को ऑर्डर्स इन काउंसिल भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि न्यायिक शक्तियां क्या क्या है। सम्राट के पास कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां हैं। पहले बात तो ये कि सम्राट को न्याय का स्रोत माना जाता है, फाउंटेन ऑफ द जस्टिस माना जाता है। सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय माने जाते हैं। सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय माने जाते हैं। और न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उसमें भी सम्राट का हाथ रहता है, यानी वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और संसद की सहमति से न्यायाधीशों को पदच्युत भी कर सकता है। इसके अलावा अपराधियों के दंड को कम करना या उन्हें क्षमा प्रदान करने का काम भी सम्राट द्वारा किया जाता है और मृत्युदंड पाए हुए अपराधी को भी वो क्षमा कर सकता है। लेकिन ये जो अधिकार है इसको फौजदारी मामलों में ही है, दीवानी मामलों में उसको ये अधिकार नहीं है। इसके अलावा प्रिवी काउंसिल की जो न्यायिक समिति है उसके सम्मुख आए मामलों का भी वह निर्णय करता है और उपनिवेशों और डोमिनियनों की अंतिम अपीलें भी वो सुना करता था। जब ब्रिटेन के पास उपनिवेश और डोमिनियन थे तो उनकी अंतिम अपीलें भी उसके पास प्रस्तुत की जाती थीं। अब हम देखते हैं कि इंग्लैंड के सम्राट के पास कौन कौन सी धार्मिक शक्तियां हैं। इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च और स्कॉटलैंड में प्रेस्बिटेरियन चर्च है। ये चर्च राज्य के अंग के रूप में है। इनका नियंत्रण क्राउन और संसद द्वारा किया जाता है। इन चर्चों का नियंत्रण क्राउन और संसद के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एंग्लिकन चर्च है, एंग्लिकन चर्च के अधिकारियों जैसे आर्क बिशप, डीन और कैनन, इनकी नियुक्ति सम्राट करता है। वह कैंटरबरी और यार्क के धार्मिक सम्मेलन बुलाता है और इन सम्मेलनों द्वारा पारित नियमों पर सम्राट के हस्ताक्षर उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार संसद के द्वारा पारित विधेयकों पर आवश्यक है। यानी कि इनके धार्मिक सम्मेलनों द्वारा पारित नियमों पर सम्राट के हस्ताक्षर किए जाते हैं। वो उसी तरह आवश्यक होते हैं जिस तरह संसद द्वारा पारित विधेयकों पर उसके हस्ताक्षर होने के बाद ही वो विधेयक बनते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि 1919 से चर्च के प्रबंध के लिए नेशनल असेंबली की नियुक्ति भी की गई है। ये एक संस्था है और इस सभा द्वारा पारित नियमों पर भी क्राउन के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। यानी कि इसमें भी सम्राट की अंतिम स्वीकृति होनी आवश्यक होती है। अब हम देखते हैं कि जो धार्मिक अदालतें हैं उनसे अपीलें प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के पास आती हैं और व्यक्तिगत रूप से राजा का दायित्व तो यह है कि रोमन कैथोलिक से वो विवाह नहीं करे, क्योंकि वह एंग्लिकन और प्रेस्बिटेरियन चर्च की दोनों ही धार्मिक व्यवस्थाओं का प्रमुख है। इसके बाद हम देखते हैं कि अपनी धार्मिक शक्तियों के कारण उसको धर्म रक्षक या डिफेंडर ऑफ फेथ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? धर्म रक्षक या डिफेंडर ऑफ फेथ। इसके अलावा सम्राट को सम्मान का स्रोत भी माना जाता है, यानी कि सम्राट के पास सम्मान की शक्तियां भी हैं। वो ड्यूक, बैरन, अर्ल, नाइट, इस तरह के सामाजिक सम्मान की उपाधियां भी प्रदान करता है। ड्यूक, बैरन, अर्ल, नाइट आदि सामाजिक सम्मान की उपाधियां हैं और पियर और लॉर्ड राजनीतिक सम्मान की उपाधियां हैं। ये उपाधियां भी सम्राट द्वारा ही दी जाती हैं।